हेलो स्टूडेंट, बीसीए फाइनल की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। बीसीए फाइनल का ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं इसका नाम है पीएचपी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ है जिसमें हम पहले सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम सेक्शन सी की तरफ जाएंगे। सेक्शन ए में हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किया है जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल 10 से 11 प्रश्न हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन ए के अंदर कुल 10 प्रश्न आते हैं और वो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आइए हम इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। विशेष बात ध्यान दें कि इन प्रश्नों के साथ में हमने जो आंसर दिए हैं वो हिंदी मीडियम में भी है, मतलब इंग्लिश में भी है और अंग्रेजी में भी है, ताकि वे स्टूडेंट जो अगर अपनी स्टडी इंग्लिश में करना चाहते हैं वो भी आसानी से इस वीडियो के साथ में अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो है व्हाट इज पीएचपी एंड पीएचपी आईएनआई फाइल। जैसा कि हम अगर बात करें पीएचपी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पीएचपी का मतलब है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि वेबसाइट दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। जैसा कि स्टैटिक के लिए हम सिंपली एचटीएमएल का यूज़ करते हैं, लेकिन डायनामिक वेबसाइट को बनाने के लिए मार्केट में या इंडस्ट्री के अंदर जो फेमस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो है हमारी ASP.NET और PHP। ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसलिए हमें इसका लाइसेंस वर्जन लेना पड़ता है। और PHP इज़ अ पार्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, मीन्स इसके लिए हमें कोई भी कॉपीराइट, कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। आसानी से हम इसका कोड कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं और आगे हम सेल आउट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला ही प्रश्न दिया गया है पीएचपी क्या है, तो पीएचपी एक ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है लाइट वेट प्रोग्रामिंग, जिसका यूज डायनामिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। शुरुआत में इसका नाम पर्सनल होम पेज था, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कर दिया गया। जैसा कि पीएचपी को जब भी हम रन करते हैं तो ये डायरेक्ट एचटीएमएल की तरह रन नहीं होगी। इसके कोड को रन करने के लिए हमें हमारे कंप्यूटर में एग्जाम सर्वर, वैम सर्वर या लैम्प की जरूरत पड़ेगी। ये लोकल सर्वर होते हैं जो भी हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। मीन्स पीएचपी को पर्सनल होम पेज बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। इसे 1994 में डेवलप किया गया और इसके लिए हम एग्जाम, वैम्प या लैम्प जैसे सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। पीएचपी के साथ में हम डेटाबेस को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे माई एसक्यूएल, ओरेकल आदि डेटाबेस में हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और पीएचपी का जो एग्जाम्पल है वो हमारी फेसबुक, अमेजन जैसी मल्टीटास्किंग वेबसाइट को इसमें डेवलप किया जाता है। जब भी आप पीएचपी का कोड लिखते हैं तो पीएचपी के कोड को हम इस तरह से लिखते हैं। पीएचपी इको का मतलब होता है स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए, पहले प्रिंट का भी यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के समय में हम ज़्यादातर इको का यूज़ करते हैं। इको प्रिंट की तुलना में फास्ट होता है। और इसके बाद में इस पेज को सेव करेंगे हम जो भी नाम डॉट पीएचपी। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएचपी का कोड डायरेक्ट रन नहीं होता, तो इसके लिए आप कंप्यूटर में एग्जाम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे और एग्जाम के htdocs में आप अपने नाम का एक फोल्डर बनाइए जहां पर इस hello.php को सेव कर देंगे। लेकिन पीएचपी के कोड को रन करने के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम लोकल होस्ट या लोकल सर्वर कहते हैं। और जब भी हम ब्राउज़र के ऊपर लोकल होस्ट, फोल्डर का नाम और फाइल का नाम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पेज है जो हमारे ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। इसी के साथ में क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, जो पेपर में आने की संभावना रहेगी, जिसका नाम है php.ini फाइल। इसे दोस्तों बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहा जाता है। मीन्स पीएचपी की एप्लीकेशन को रन करने के लिए अगर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे तो वहां पर हम यूज़ करते हैं अपनी php.ini फाइल। बेसिकली इसे फाइल एंडिंग में भी यूज़ किया जा सकता है। मीन्स php.ini फाइल ये एक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसका यूज पीएचपी एप्लीकेशन को रन करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी कहते हैं। इसका मेन काम ग्लोबल वेरिएबल को रजिस्टर करना, अपलोड मैक्सिमम साइज को मैनेज करना, लॉग एरर को बताना और रिसोर्सेज की लिमिट को हैंडल करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमने कुछ मैटर इंग्लिश में भी रखा है ताकि वे स्टूडेंट जो अपनी स्टडी को इंग्लिश में देखना चाहते हैं वे भी यहाँ पर रीड कर सकते हैं। सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है वेरिएबल।
जैसा कि आप सभी प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, मीन्स इट यूज टू स्टोर एनी वैल्यू। लेकिन पीएचपी में वेरिएबल को डिक्लेयर करना अलग सभी प्रोग्रामिंग से अलग है। पीएचपी में जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तब हम यूज़ करते हैं डॉलर, मीन्स हम डॉलर सिंबल का यूज़ करेंगे और उसके साथ में अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर हमें इंट, फ्लोट, कैरेक्टर ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली इन वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि यहाँ पर हमने दो वैल्यू को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, तो आप देख पाते हमने एक वेरिएबल लिया $a, दूसरा $b, तो उन्होंने वैल्यू असाइन कर दी और $c के अंदर दोनों को ऐड कर दिया और इको से हमने $c को कर दिया प्रिंट। तो यहाँ पर बता रहा है कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसका मेन काम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का होता है। पीएचपी में वेरिएबल उसी तरह काम करता है जैसे दूसरी लैंग्वेज में यूज किया गया है, यानी कि वेरिएबल एक तरह का कंटेनर है जिसमें डेटा को स्टोर करवाया जाता है। जैसे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर अगर वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। पीएचपी में वेरिएबल को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। वेरिएबल को पीएचपी में डिफाइन करने के लिए डॉलर का यूज किया जाता है और उसके बाद वेरिएबल के नाम को डिफाइन किया जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ पीएचपी वेरिएबल। वही रूल्स है जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं कि अगर आप कोई वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए डॉलर का यूज़ करना है। किसी भी वेरिएबल की शुरुआत नंबर से नहीं होती, अल्फ़ाबेट से होती है। वेरिएबल में स्पेस अलाउ नहीं होता, इसके लिए आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। तो ये नियम होते हैं जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। ये कुछ मैटर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है डिफाइन अ फंक्शन इन पीएचपी। अब यहाँ पर आपको फंक्शन जो कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी आसानी से पढ़ चुके हो उनके बारे में बताना है कि फंक्शन क्या है। कि फंक्शन का मतलब होता है ब्लॉक ऑफ कोड, इसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तब उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, जिससे फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन का मेन यूज कोड के रिपीटेशन को रोकना है। फंक्शन को एक बार बनाया जाता है, उसे कहीं पर भी कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। पीएचपी में फंक्शन को बनाने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, मीन्स जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं उससे पहले कीवर्ड फंक्शन लगाया जाएगा और उसके बाद उसकी वैल्यू यूज की जाएगी। फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं और वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हैं। मीन्स कोड के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम फंक्शन बनाते हैं। बता भी रहा है कि फंक्शन का उपयोग कोड के रिप्लिकेशन को कम करने के लिए किया जाता है। फंक्शन एक तरह से कोड का ब्लॉक होता है जिसके जरिए हम कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन कोड का एक पीस है जो पैरामीटर के रूप में इनपुट लेता है और प्रोसेसिंग के बाद में एक वैल्यू रिटर्न करता है। पीएचपी में फंक्शन अन्य लैंग्वेज के कार्य के समान होता है और इसको डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड की यूज किया जाता है। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता तब तक कोई भी फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। फंक्शन को बनाने के लिए फंक्शन का नाम, पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू डिफाइन करते हैं। फंक्शन को हम यूज क्यों करें, मैंने आपको पहले बता दिया कि कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए, एरर को डिटेक्ट करने के लिए और इजीली मेंटेन करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। जब भी अपन फंक्शन लिखते हैं तो कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता। ये थ्योरी मैं भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आप रीड कर सकते हैं। ये आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है कि फंक्शन कैसे बनाएंगे। जैसे आपने देखा कि फंक्शन को बनाने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, फंक्शन का नाम देंगे। अभी मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब यहाँ पर मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिए हैं, मैंने सिंपली फंक्शन का एग्जांपल आपको समझाना चाहा है। इको के अंदर हमने स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया, तो पहले फंक्शन बनाए जाते हैं और उसके बाद में फंक्शन को कॉल किया जाता है। ये आपको अगर सिंपली फंक्शन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डेट फंक्शन। जैसा कि पीएचपी के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, डेट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, एरे फंक्शन, मैथ फंक्शन। इसी तरीके से डेट फंक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज बेसिकली डेट और टाइम को शो करने के लिए किया जाता है। टाइम फंक्शन अलग है, डेट फंक्शन अलग है। डेट फंक्शन का यूज डेट को शो करने के लिए किया जाता है और टाइम का यूज टाइम को शो करने के लिए। डेट फंक्शन में जो हम फॉर्मेट यूज करते हैं वो यूज होता है हमारा वाई, एम और डी, ईयर, मंथ और डे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस मेथड के जरिए आप डेट और टाइम को शो कर सकते हैं। पीएचपी में डेट फंक्शन को डेट द्वारा डिफाइन किया जाता है
और इस प्रकार के फंक्शन से आप डेट और टाइम को आउटपुट में शो करवा सकते हैं। जब भी अपन डेट फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे तब हम इस तरह से उसका सिंटैक्स सीखते हैं, लाइक डेट, फॉर्मेट और टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प एक ऑप्शन होता है जिसके जरिए आप टाइम स्टैम्प को स्पेसिफाई कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प रीडेबल नहीं होते और इसे समझने के लिए हमें डेट फंक्शन का ही यूज करना पड़ता है। फॉर्मेट का मतलब होता है कि आप जो टाइम कन्वर्ट करना चाह रहे हो वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। मीन्स डिफॉल्ट में करंट डेट और टाइम को शो करता है, जैसे डी, एम और वाई। डी का मतलब हो गया यह मंथ की डेट को डिफाइन करेगा, एम का मतलब हो गया मंथ को डिफाइन करेगा और वाई का मतलब हो गया ईयर। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है कि टुडे इज, जैसे मैंने लिखा वाई, एम और डी, मेरा ईयर शो हो गया, मंथ शो हो गया और डे भी शो हो गया। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन डेट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर्म एलिमेंट। बेसिकली फॉर्म का यूज यूजर इनपुट के लिए किया जाता है। ये चीज़ हम HTML में पढ़ चुके हैं कि कोई भी इनपुट फॉर्म या यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर्म के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड, हिडन टाइप, इस तरह के एलिमेंट का यूज़ करते हुए फॉर्म को क्रिएट करते हैं। बेसिकली इस फॉर्म को हम PHP के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मीन्स जब भी आप किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो फॉर्म के साथ ही इंटरेक्ट करते हो और फॉर्म के जरिए आप यूजर की इन्फॉर्मेशन को सर्वर तक पहुंचा सकते हैं। एक फॉर्म में HTML टैग द्वारा इंटरफेस क्रिएट किया जाता है, जैसे इनपुट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन आदि। फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए हम फॉर्म का यूज़ करेंगे और क्लोज के साथ में इसे क्लोज भी किया जाता है। फॉर्म का यूज़ हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए करते हैं। साथ में ही फॉर्म के जरिए डेटाबेस में मौजूद इंफॉर्मेशन को डेटा में एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हम फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म के साथ हम बेसिक एलिमेंट यूज़ करेंगे, जैसे फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। जब हम आगे एडवांस PHP की तरफ जाते हैं तब हम यहाँ पर गेट मेथड और पोस्ट मेथड का भी यूज करते हैं। जैसे लेबल का यूज़ लेबल शो करने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ जब भी अपन यूज़र इनपुट लेता है तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। ड्रॉप डाउन का यूज़ भी हम कर सकते हैं, रेडियो बटन का यूज़ भी हम कर सकते हैं, चेक बॉक्स का यूज़ भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपको अभी मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गेट और पोस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है कि गेट और पोस्ट क्या है। गेट और पोस्ट हमारे PHP फॉर्म के मेथड है। एक होता है गेट मेथड और दूसरा होता है पोस्ट मेथड। गेट मेथड का यूज़ अगर हम हमारे फॉर्म के अंदर करते हैं तो हमारी सबमिट की गई इन्फॉर्मेशन हमारी URL पर ही शो हो जाती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हम गेट मेथड का यूज़ करेंगे तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर नहीं होती। बेसिकली जब हम कोई PHP फॉर्म बनाते हैं और अपडेट का ऑप्शन अगर लगाएंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो फील्ड वैल्यू शो करता है, तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इन्फॉर्मेशन को सिक्योरली सेंड करना चाहते हैं तो हम उसके लिए पोस्ट का यूज़ करते हैं। मीन्स गेट मेथड से भी HTML फॉर्म का डेटा कलेक्ट होता है। गेट मेथड की खासियत ये है कि अगर यूजर फील्ड पर कोई डेटा आता है तो वो कलेक्ट भी किया जा सकता है और डेटा ब्राउजर के एड्रेस पर भी आ जाता है। इस तरह से आप डिफाइन करते हैं गेट और पोस्ट। मीन्स हम यहाँ देख रहे हैं कि गेट मेथड के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। गेट मेथड से सबमिट किया हुआ डेटा URL में दिखाई देता है। गेट मेथड की इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होती है। गेट मेथड से पासवर्ड और सेंसिटिव डेटा को सेंड नहीं किया जा सकता। मैंने पहले डिफाइन भी किया था कि अगर आप गेट मेथड का यूज़ करते हैं तो कोई भी सिक्योर डेटा सेंड ना करें। गेट वेरिएबल या क्वेरी के साथ में URL को बुकमार्क किया जा सकता है। तो ये होता है गेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसी तरह पोस्ट का यूज सिक्योर एप्लीकेशन के लिए किया जाएगा। पोस्ट का डेटा URL पे दिखाई नहीं देता। इससे क्या होगा, डेटा URL पे नहीं दिखाई देता और इस पेज को बुकमार्क भी नहीं किया जा सकता। तो ये होता है दोस्तों गेट और पोस्ट मेथड। मीन्स गेट इज अ नॉट सिक्योर वेयर एज पोस्ट इज अ सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है PHP मेलर। PHP मेलर का यूज बेसिकली आपको मिलता है ईमेल सेंडिंग की प्रोसेस में। जब भी हम PHP को यूज़ करते हुए कोई ईमेल सेंड की स्क्रिप्ट लिखते हैं तब हम इसके लिए PHP मेलर का यूज़ करते हैं। और PHP मेलर को हम बेसिकली PHP मेल स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। इसमें हम CC, BCC, सब्जेक्ट के साथ साथ SMTP सर्वर का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, SMTP का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और जब हम PHP मेलर का यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ बेसिकली मेल को सेंड करने की प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। मीन्स ये एक तरह की क्लास लाइब्रेरी है जिसका यूज PHP में ईमेल सेंड करने के लिए किया जाता है।
इसमें मेल, सेंड मेल, क्यू मेल या डायरेक्ट टू एसएमटीपी सर्वर का यूज़ कर सकते हैं ताकि सिक्योर तरीके से पीएचपी फॉर्म का यूज़ करते हुए ईमेल सेंड हो जाए। जिसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं $mail = PHP मेलर। बेसिकली किसी भी वेब सर्वर का यूज़ करते हुए अगर हम मेल सेंड करना चाहते हैं तो हम PHP मेलर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिलता है रेगुलर एक्सप्रेशन। जनरली जब भी अपन PHP के अंदर कोई फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म के अंदर जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे तो इनपुट करने के लिए उसको बाद में वैलिडेट भी करवाया जाता है। तो वैलिडेट से पहले की जो प्रोसेस होती है उसको बोलता है रेगुलर एक्सप्रेशंस। मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशंस ये स्ट्रिंग को मैच करने का एक सर्च पैटर्न होता है। वेब डेवलपमेंट के लैंग्वेज में देखें तो फॉर्म के वैलिडेशन में रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल होता है। मीन्स जो भी हम वेब डेवलपमेंट यूज़ करते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं और उस फॉर्म के साथ में हम बेसिकली अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे ईमेल सही है या नहीं, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, इस तरह के कंसेप्ट को वैलिडेट करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे मैच करना कि रेगुलर एक्सप्रेशन या ऑपरेटर के जरिए स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हुए मैच किया जा सकता है। रिप्लेस करना, किसी भी वैल्यू को मैच करते हुए रिप्लेस कर देना। सर्च करना, किसी भी वैल्यू को सर्च करने के लिए, और बाद में आता है लास्ट हमारा स्प्लिट कर देना। मीन्स इट वाइडली यूज फॉर ब्राउजर डिटेक्शन, फॉर्म वैलिडेशन, स्पैम फिल्टराइजेशन, पासवर्ड थ्रेड चेकिंग। इसके लिए हम बेसिकली अपने इस रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करता है। मीन्स इट इज वेरी हेल्पफुल इन यूजर इनपुट वैलिडेट टेस्टिंग लाइक ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस। इन सभी को चेक करने के लिए हम अपने इस रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा MySQL क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि PHP के साथ में जो डेटाबेस दिया गया है उसका नाम है MySQL। MySQL के नाम से भी इसे जाना जाता है। और MySQL एक ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका यूज़ किसी भी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में मैनेज करने के लिए किया जाता है। MySQL में जो हम टेबल क्रिएट करते हैं उसके लिए हम वेरियस कमांड, जैसे आप लोगों ने SQL में पढ़ रखा है DDL, DML कमांड का यूज़ करते हैं। क्रिएट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, सेलेक्ट कमांड, ड्रॉप कमांड, ट्रिंकेट कमांड, इन सभी कमांड का यूज़ करते हुए हम अपनी PHP एप्लीकेशन को आसानी से डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। MySQL का इस्तेमाल PHP के साथ वेब सर्वर पर एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। MySQL एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। MySQL का एब्रिविएशन माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। MySQL का इस्तेमाल एग्जाम्प और लैम्प वेब सर्वर के साथ किया जाता है, जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसे के साथ भी हम MySQL का यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री है, मतलब ओपन सोर्स है। इसको विंडोज़, लाइनेक्स, मैकिन्टोश कहीं पर भी रन कर सकते हैं। और इसमें सारा वर्क जो किया जाता है वो टेबल फॉर्मेट के अंदर होता है और टेबल के अंदर होती है रो और उसमें लगाए जाते हैं कॉलम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं हाउ टू कनेक्ट अ PHP एप्लीकेशन विद अ डेटाबेस। मीन्स डेटाबेस कनेक्शन बनाने का क्या मेथड है। मीन्स PHP में अगर MySQL के डेटाबेस को टेबल में स्टोर किए गए डेटा से मैनिपुलेट करना है तो पहले डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली नहीं हो जाता तब तक टेबल के डेटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते। ज़्यादातर डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए MySQLi मीन्स MySQL इम्प्रूव्ड का इस्तेमाल किया जाता है और ये PHP 5 और उसके अगले वर्जन को सपोर्ट करता है। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम MySQLi_connect, MySQLi_query और MySQLi_close मेथड का यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई भी कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले लोकल होस्ट का नाम, यूज़र का नाम, पासवर्ड का नाम और किस डेटाबेस के साथ हम काम करना चाह रहे हैं उसे हम डिफाइन करेंगे। जब हम क्वेरी को प्रोसेस करवा लेते हैं तो उसके बाद में कनेक्शन को क्लोज किया जाता है, तो उसके लिए हम MySQLi_close का भी यूज़ करते हैं। तो ये सिंपली हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया कि हम कनेक्शन किस तरह से क्रिएट करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये एज ए एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे रखा गया है क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इसका आने की इस बार संभावना हो कि इको और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैंने शुरुआत में डिफाइन किया भी था कि अगर आप किसी भी PHP एप्लीकेशन में कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो या तो आप इको का यूज़ करते हैं या प्रिंट का यूज़ करते हैं। पहले के एप्लीकेशन में प्रिंट का यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के करंट सिनेरियो में हम इको का यूज़ करते हैं। इको प्रिंट की तुलना में फास्ट भी होता है। मीन्स इको का इस्तेमाल PHP में स्टेटमेंट को आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है।
इको स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा पैरामीटर सेपरेट लगाए जा सकते हैं, ये ज़्यादा फास्ट होता है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जबकि प्रिंट का इस्तेमाल भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा पैरामीटर नहीं होता और ये इको की तुलना में स्लो होता है। तो यहाँ पर आपने सिंपली डिफरेंस जान लिया कि इको और प्रिंट क्या होगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीसीए फाइनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से करिए, इनको अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी का सेक्शन बी आपके लिए लाऊंगा ताकि आप और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें, और उसके बाद एक और वीडियो में सेक्शन सी को आपके साथ में सॉल्व करूंगा। तब तो बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेबसॉल्व टेक्नोसिस में। जैसा कि लास्ट वीडियो में बीसीए फाइनल की क्लास में हम सेक्शन ए को सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं पीएचपी का सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर हमें कुल 10 प्रश्न मिले थे। वो सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वो प्रश्न अच्छे से तैयार किए भी होंगे। और सेक्शन बी में भी कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो है ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेटर आर अ सिंबल हु टेल द कंपाइलर विच एक्शन परफॉर्म ऑन ऑपरेंड। मीन्स ऑपरेटर एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, जो कंपाइलर को बताता है कि हमें हमारे वेरिएबल के बीच में क्या लॉजिक लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो वेरिएबल ले लूँ लाइक a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 5, और अगर मैं सिर्फ a और b लिख देता हूँ तो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि इन a और b के बीच में क्या लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक को लगाने के लिए जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं वे सभी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कुल 8 तरह के ऑपरेटर मिलते हैं जो आप अपनी पिछली क्लासेस बीसीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या C++ के अंदर, जावा के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। वही ऑपरेटर यहाँ पर आपको पीएचपी में डिफाइन करने हैं, जिसमें से फेमस ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। इस तरह से आपको ऑपरेटर्स के क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। एज पर थ्योरी आपको दिखाई दे रहा है कि ऑपरेटर आर अ सिंबल हु टेल द कंपाइलर विच एक्शन परफॉर्म ऑन ऑपरेंड। मीन्स अगर हमें 10 और 5 को एडिशन करना है तो हमें इसका आंसर पता है कि 15 होगा, लेकिन यहाँ पर 10 और 5 के बीच में जो प्लस नाम का ऑपरेटर है वो इस लॉजिक को सिंपली एक्सप्लेन करेगा। ऑपरेटर का प्रयोग डेटा को डेवलप करने के लिए किया जाता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर को मैथमेटिक्स से लिया गया है। ऑपरेटर एक प्रकार के सिंबल्स की चेन है जो वैल्यू के साथ में यूज की जाती है और वेरिएबल और वैल्यू पर संचालन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बेसिकली ऑपरेटर में बात करें तो पहला हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जिसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन और मॉड्यूलर डिवीजन का यूज अपनी प्रोग्रामिंग में बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। सेकंड मिलता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में आप दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करते हो, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, जिसे आप रिलेशनल ऑपरेटर भी कह सकते हो। देन आपको मिलता है असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जस्ट लाइक इक्वल टू। देन आपको मिलता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसे आप एंड और नॉट के रूप में जानते हो। देन आपको मिलता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आप क्वेश्चन मार्क और कॉलन का यूज करते हैं। इस तरह से हम बेसिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ सकते हैं। एक हमारा और ऑपरेटर है जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसका यूज वैल्यू को 1 से बढ़ाने के लिए या 1 से घटाने के लिए किया जाता है। 1 फॉर डिक्रीज या 1 फॉर इंक्रीज किया जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन तैयार हो गया, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सेकेंडरी क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका है लूप इन पीएचपी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लूप का मतलब किसी एक वेरिएबल के लिए मल्टीपल वैल्यू को अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लूप का यूज करते हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग में लूप 4 प्रकार के हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, और एक जो नया लूप पीएचपी के अंदर हमें मिलता है उसका नाम है फॉर ईच लूप। बेसिक क्वेश्चन की अगर बात करें तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो होता है डू व्हाइल और व्हाइल में क्या डिफरेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्हाइल को एंट्री कंट्रोलर लूप कहा जाता है और डू व्हाइल को एग्जिट कंट्रोलर लूप कहा जाता है। व्हाइल में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही आउटपुट आएगा, वेयरएज डू व्हाइल कंडीशन के फॉल्स होने पर भी एटलीस्ट एक वैल्यू प्रिंट करता ही है। लेकिन जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमारे पेपर में मिलेगा, या तो हमें मिलेगा व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, या जो नया क्वेश्चन एज पर पीएचपी हमें दिखाई देगा वो हमें दिखाई देगा
फोर को और फोर ईच को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर सिंपली हम बात करें कि फोर एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो एक ही नंबर के कोड को उस नंबर तक तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन फॉल्स या कंडीशन कंप्लीट नहीं हो जाती। फोर लूप को सिंगल लाइन स्टेटमेंट भी कहा जाता है और फोर लूप को हम प्री डिफाइंड लूप भी कह सकते हैं, क्योंकि फोर का लूप जब भी हम लगाएंगे तो सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, मतलब लूप को कहां से चलाना है, कंडीशन कहां तक चलाना है और इंक्रीमेंट क्या करना है, प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो जो सिंगल लाइन स्टेटमेंट होते हैं उसके लिए हम बेसिकली फोर लूप का यूज करते हैं। लेकिन जो PHP में हमें नया लूप मिलता है उसका नाम है फॉर ईच लूप। बेसिकली फॉर ईच एक बहुत ही स्पेशल टाइप का लूप है जिसका यूज बेसिकली एरे के साथ किया जाता है और किसी भी एरे की कंप्लीट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम हमारे फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पर एरे के एलिमेंट को दिए हुए वैल्यू पर असाइन किया जाता है और जब तक वैल्यू को एरे का आखिरी एलिमेंट नहीं मिलता तब तक एरे का पॉइंटर एक जगह से दूसरी जगह मूव होता रहता है। अगर आप इसका एग्जांपल नोट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फोर का एग्जांपल बहुत ही सिंपली समझाया गया है कि हमने एक वेरिएबल ले लिया $i। जैसा कि आप जानते हैं कि PHP में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए डॉलर का यूज करते हैं। पहली वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक चलाना है, लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू होगा तो 5 तक चलेगा, अदरवाइज 4 तक, और प्लस प्लस का मतलब 1 by 1 वैल्यू को इंक्रीज करना। और हमने वैल्यू को प्रिंट किया तो हमारा लूप 1 से स्टार्ट होकर 4 तक चलेगा। आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाई दे रहा है। सेकेंडली जो आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है ये एग्जांपल है आपका फॉर ईच के लूप का, जहां पर आपने वैल्यू दे दी एरे के अंदर और एरे नाम का एक मेथड यूज कर लिया जिसमें वैल्यू डाल दी हमने 10, 20 और 30 और हमने कह दिया फॉर ईच कि इस एरे को कहां तक चला जब तक उसकी कंप्लीट वैल्यू प्रिंट नहीं हो जाए। आप देख पा रहे हैं हमने सिर्फ एरे एज $i किया है और हमारी पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू, तो कंप्लीट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे सिंपली फॉर ईच लूप का। तो एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका एक बार प्रैक्टिकल भी कर लें, नहीं तो एक बार इसको अच्छे से समझ लें। थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के समूह को स्ट्रिंग कहा जाता है और स्ट्रिंग के अंदर हम मल्टीपल कैरेक्टर को मैनेज करते हैं और PHP में स्ट्रिंग को मैनेज करने के लिए बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शन दिए गए हैं, जैसे स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए लेंथ फंक्शन, रिवर्स करने के लिए रिवर्स फंक्शन, रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस फंक्शन, स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट फंक्शन। तो ऐसे बहुत से इनबिल्ट फंक्शन हमें PHP में मिलते हैं जो हमारे काम को बहुत ही आसान कर देते हैं। मीन्स स्ट्रिंग एक तरह से कैरेक्टर का कलेक्शन होता है और स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसे PHP सपोर्ट करता है। इस स्ट्रिंग वेरिएबल में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं और स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसमें स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। जब भी हम स्ट्रिंग को मैनेज करते हैं तो उसके बाद में हमें कुछ फंक्शन मिलते हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे strlen मीन्स किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जो हमें फंक्शन दिया गया है उसका नाम है strlen। इस फंक्शन के जरिए हम स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करवा सकते हैं। PHP में इस मेथड को strlen मेथड द्वारा लिखा जाता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ड, तो ये मुझे बता देगा कि मेरे इस हेलो वर्ड की कुल क्या लेंथ है, तो 5 और 1 इज स्पेस, तो हमारा आउटपुट आ गया 11। इसी तरीके से सेकंड हमें मिल जाता है str वर्ड काउंट, कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग लिखी है उसके अंदर वर्ड्स लिखे हैं तो वर्ड कितने लिखे हैं, तो इस फंक्शन के जरिए आप स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स है वो काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है str वर्ड काउंट हेलो वर्ड, तो यहाँ पर 2 ही वर्ड है, तो आंसर आ गया 2। थर्ड हमें मिलता है strrev, rev का मतलब रिवर्स, कि अगर आप किसी वर्ड को रिवर्स प्रिंट करना चाहते हो तो आप यूज करते हो strrev, कि इसके जरिए आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है हेलो वर्ड, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। नेक्स्ट आपको मिलता है strpos पोजीशन, कि अगर आप किसी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर की पोजीशन को देखना चाहते हैं कि मैंने जो कैरेक्टर फाइंड किया है वो कौन से नंबर पोजीशन पर है, तो उसके लिए हमें मिलता है strpos। इस फंक्शन के जरिए आप स्ट्रिंग में टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं और जैसे ही टेक्स्ट की पोजीशन फाउंड होगी यह कैरेक्टर की पोजीशन को सेंड कर देगा। जैसे आपने लिखा है हेलो वर्ड में सर्चिंग डी कहां पर है तो बता देगा लास्ट पोजीशन। देन आपको मिलता है str रिप्लेस, अगर आप किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके जरिए आप स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है तो जहां पर भी श्याम हो वहां पर क्या हो जाए, रोहन हो जाए, तो आउटपुट आ गया माय नेम इज रोहन, तो इसको बोलते हैं सिंपली str रिप्लेस। इसी तरीके से एक और हमें मिलता है strcmp का मतलब होता है कंपेयर करना,
एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर करने के लिए हम str कंपेयर फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो है एनी प्रोग्राम इन PHP। यहाँ पर PHP के पेपर में आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल सकता है। जो फेमस प्रोग्राम है मैक्स बिटवीन टू, इवन और या फैक्टोरियल, तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों प्रोग्राम राइट डाउन कर दिए हैं। जैसे आप जानते हो मैक्स बिटवीन टू, तो आपने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए, इफ का लॉजिक लगाया कि इफ a इज ग्रेटर देन टू b, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो a इज बिग प्रिंट हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो b इज मैक्स प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह आप जानते हैं फैक्टोरियल नंबर, कि अगर आप किसी नंबर का फैक्टोरियल रिवर्स कैलकुलेशन, जैसे मैंने दिया 5, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस तरह से अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो फैक्टोरियल, ये पेपर में आने का चांस ज्यादा रहेगा। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार करें क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट भी होता है। तो आपने दे दिया n की वैल्यू 4, फैक्ट की वैल्यू 1, और सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई, n से चलाना है 1 तक और i माइनस माइनस, तो पहले होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो लास्ट कैलकुलेशन रहेगी वो आपको यहाँ प्रिंट कर देनी है, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देन आपको क्वेश्चन इवन ऑड का भी मिल सकता है। इवन का मतलब जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, और ऑड का मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए। तो यहाँ पर आप लेते हैं, सपोज आपने एक नंबर ले लिया और नंबर इज रिमाइंडर बाई 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू हो गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर, कि अगर किसी संख्या को 2 से रिमाइंडर किया जाए तो अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो इवन है, नहीं तो ऑड। जैसा अगर मैंने 12 दिया तो 12 इवन है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं 13 दे दूं तो होगा मेरा ऑड नंबर। तो ये 3 प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लें, नोट भी कर सकते हैं आप इसको आराम से। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका नाम है रीडायरेक्टिंग यूजर। मींस जब आप किसी एक पेज पर विजिट करते हैं और किसी दूसरे पेज पर जब आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं रीडायरेक्टिंग। सिंपली अगर आप कोई लॉगिन फॉर्म फिल कर रहे हैं और जब हम उस लॉगिन फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल डाल के सबमिट करते हैं, तो सबमिट होने के बाद में वो लॉगिन फॉर्म हमें किसी दूसरे लैंडिंग पेज के ऊपर या हमें किसी दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं रीडायरेक्ट। तो रीडायरेक्ट करने के लिए बेसिकली हम हेडर फंक्शन का यूज करते हैं। मींस रीडायरेक्शन फ्रॉम वन पेज टू अनदर इन PHP इज कॉमनली अचीव्ड यूजिंग द हेडर फंक्शन इन PHP. The header function is an inbuilt function in PHP which is used to send the raw HTTP header to the client. मीन्स अब ये कह सकते हैं कि जब कोई यूजर किसी वेब पेज को विजिट करता है तो विजिट करने के बाद दूसरे वेबसाइट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाता है। एक पेज से दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करने के लिए हम PHP हेडर फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई यूजर लॉगिन करता है तो लॉगिन होने के बाद अलग पेज ओपन हो जाता है, तो वो हम हेडर फंक्शन की मदद से ही कर सकते हैं। हेडर फंक्शन का जो मेथड है वो सिंपली मेथड आपको यहाँ दिया गया है कि हेडर स्ट्रिंग रिप्लेस और HTTP रिस्पॉन्स कोड, कि अगर आपको किसी पेज पे जाना है तो उसका एड्रेस क्या होगा। जनरली हम ये मेथड यूज कर सकते हैं हेडर लोकेशन पेज नेम डॉट PHP। जहां पर भी आपको पेज रीडायरेक्ट करना है उसका एड्रेस आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं। जो शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है हमारा, अपलोड एंड डाउनलोड फाइल इन PHP, कि अगर आप PHP के अंदर कोई फॉर्म यूज कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप कोई इमेज को, कोई टेक्स्ट को, कोई फाइल को अगर अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या मेथड यूज करेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सा और शॉर्ट नोट का क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि PHP का उपयोग करके आप किसी एक या एक से अधिक फाइल को अपलोड कर सकते हैं, और जब आप PHP के द्वारा फाइल को अपलोड करते हैं तो उस फाइल पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। जब अपने बेसिकली फॉर्म के थ्रू काम करेंगे। PHP के साथ सर्वर पर फाइल अपलोड करना आसान है। सबसे पहले यह निश्चित कर लें कि PHP फाइल अपलोड करने की अनुमति को हमने कॉन्फ़िगर किया या नहीं। जनरली ये काम हम php.ini फाइल में करते हैं, जिसके लिए हम सिंपली मेथड यूज करते हैं फॉर्म एक्शन। जहां पर भी हम पेज को सेंड करना चाहते हैं index.php मेथड, सिंपली PHP के अंदर 2 मेथड है गेट और पोस्ट, हम डिस्कस कर चुके हैं गेट और पोस्ट के बारे में। और सिंपली हमने यहाँ पर एक इनपुट टाइप फाइल ले ली और सबमिट बटन ले लिया, और जब भी बटन पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड फाइल हमारे सर्वर पर या हमारे डेटाबेस के अंदर अपलोड हो जाएगी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन और सिंटेक्स आप याद कर सकते हैं, अपलोड अ फाइल और उसका कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सभी ईयर के सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है, सेशन और कुकीज क्या होता है। सेशन का यूज किसी भी पेज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बता भी रहा है कि जब वेब सर्वर को इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो PHP सेशन का यूज करते हैं। सेशन पर स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन को PHP के किसी भी पेज पर एक्सेस किया जा सकता है।
अगर एक ही वक्त पर मल्टीपल यूजर ब्राउजर पर लॉगिन करते हैं तब हर ब्राउजर पर यूनिक आईडी क्रिएट हो जाती है, और जब ब्राउजर क्लोज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सेशन की वैल्यू डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। सेशन की वैल्यू टेम्परेरी भी होती है, लेकिन अगर इसे परमानेंट स्टोर करना है तो हम MySQL डेटाबेस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी वेबसाइट के लॉगिन सिस्टम पर लॉगिन करते हैं तब सेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब लॉग आउट करते हैं तब सेशन को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है। सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट मेथड का यूज करते हैं, और इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए अनसेट फंक्शन का यूज किया जाता है। तो सिंपली हम सेशन का यूज ई कॉमर्स, बैंकिंग, SMS पोर्टल वगैरह में यूज करते हैं कि जब तक हम उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तब तक हमारा सेशन एक्टिव रहेगा, और जैसे हम लॉग आउट करते हैं वो सेशन हमारे पेज से ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारा कुकीज, और कुकीज का मतलब होता है शॉर्ट टर्म वेब ब्राउजर। किसी भी ब्राउजर पर यूज किए गए स्टेटमेंट को अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कुकीज। मीन्स कुकीज ये एक तरह की टेक्स्ट फाइल होती है और इसकी साइज सामान्यतः 4 KB तक होती है। कुकीज का ब्राउजर में यूजर की कुछ इंफॉर्मेशन ट्रैक करना, फॉर एग्जांपल यूजर क्या सर्च कर रहा है, यूजर का यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर कितने देर तक वेबसाइट देख रहा है, यूजर ने वेबसाइट कितनी बार विजिट की है, इस तरह की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए हम कुकीज का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब यूजर को सेट किए हुए कुकीज वेबसाइट पर जाता है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हो, या यूजर इन वेबसाइट को विजिट करता है या कुछ सर्च करता है, तब वो वेबसाइट यूजर के ब्राउजर पर जितनी भी सेट कुकीज है उनको ब्राउजर पर स्टोर कर देता है। जब कुकीज स्टोर हो जाती है तब उस वेबसाइट पर यूजर क्या क्या एक्टिविटी करता है ये वेबसाइट द्वारा सारी इंफॉर्मेशन ट्रैक कर देता है। तब उस वेबसाइट पर रिकमेंडेड इंफॉर्मेशन यूजर को वेबसाइट के जरिए बता देता है। जनरली हम कुछ फेसबुक वगैरह या हम गूगल के अंदर सर्च कर रहे हैं तो हम जो चीजें बार बार सर्च करते हैं उसकी एक कुकीज बन जाती है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिर हमें हमारे पेज के ऊपर या गूगल सजेशन में या फेसबुक सजेशन में दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब यूजर ने किसी भी वेबसाइट पर कोई भी इंफॉर्मेशन देखी तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर हो तो यूजर के ब्राउजर पर दिखाई देगी। ये सब कुकीज की वजह से ही होता है, और कुकीज को मैनेज करने के लिए हम सेट कुकीज फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन क्या होता है और कुकीज क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिखाई दे रहा है वो सिंपली हमारा एक फंक्शन है जिसे हम स्प्लिट मेथड या रिप्लेस मेथड के नाम से जानते हैं। जनरली इन मेथड का यूज हम रेगुलर एक्सप्रेशंस में करते हैं, जैसे कि हम पहले रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस कर चुके हैं जिसका यूज फॉर्म हैंडलिंग में किया जाता है। तो यहाँ पर हमें दो मेथड मिलते हैं, स्प्लिट मेथड और रिप्लेस मेथड। मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन या सेपरेटर के जरिए स्ट्रिंग को स्प्लिट करके मैच हुए कंटेंट को रिटर्न किया जाएगा तो वो स्प्लिट मेथड होगा। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा है आई लव PHP, और अगर मैं इसे स्प्लिट करना चाहता हूं तो मैं यूज करता हूं स्प्लिट मेथड। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा जो आई लव PHP है ये एरे के इंडेक्स फॉर्मेट 0, 1, 2 में स्टोर हो गया, स्प्लिट हो गया। दूसरा जो एग्जांपल है वो है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए स्ट्रिंग को सर्च करके मैच हुए कंटेंट को बताने के लिए हम रिप्लेस का यूज करते हैं। जैसे मैं लिखा आई लव PHP, मैं अगर यहाँ पर वेबसोल को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ रिप्लेस मेथड, PHP की जगह क्या जाना चाहिए, वेबसोल, किसमें, मेरे वेरिएबल में, और मेरा जब आउटपुट प्रिंट होगा तब आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रिंट हो गया आई लव वेबसोल। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। जनरली रेगुलर एक्सप्रेशंस में हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं, मैच, स्प्लिट और रिप्लेस। क्वेश्चन नंबर 9, MySQL डेटा टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और MySQL जिसे आप MySQL के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि जब भी आप कोई DDL कमांड का यूज करते हैं तो उसको जब क्रिएट करेंगे, जब आप कोई टेबल क्रिएट करेंगे तब आप किन किन डेटा टाइप का यूज करेंगे। बेसिक डेटा टाइप हम प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। तो इसी तरीके से PHP के डेटाबेस में भी हमें कुछ डेटा टाइप मिलते हैं, जैसे इंटीजर, नंबर, कैरेक्टर, वेर कैरेक्टर, टिनी कैरेक्टर, स्मॉल कैरेक्टर, डेट, टाइम, करेंसी, इस तरह के बहुत सारे SQL से रिलेटेड डेटा टाइप होते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, न्यूमेरिक डेटा टाइप, डेट एंड टाइम डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप। जैसे इंटीजर, वेर कैरेक्टर, टेक्स्ट, डेट, ये हमारे कुछ फेमस डेटा टाइप है जो हम टेबल क्रिएट करते समय यूज करते हैं। जब भी इन डेटा टाइप को हम यूज करेंगे तो इनके साथ हम कुछ कंस्ट्रेंट भी यूज करते हैं, जैसे ऑटो इंक्रीमेंट। अगर हम कोई प्राइमरी की बना रहे हैं, इंडेक्स नंबर जनरेट कर रहे हैं तो हम ऑटो इंक्रीमेंट का यूज करते हैं। नॉट नल, अनसाइंड, डिफॉल्ट या प्राइमरी की। बेसिक कंसेप्ट में आप प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्राइमरी की का मतलब यूनिक वैल्यू के लिए हम हमेशा प्राइमरी की को यूज करते हैं।
ये जो सिंपल क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन टेबल यूजिंग अ माई एसक्यूएल। पहला क्वेश्चन तो बनता है हमारा कि हम एसक्यूएल क्वेरी के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो जहां पर हम यूज करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम और जो भी हमारी वैल्यू है। लेकिन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम अगर कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल में माई एसक्यूएल को यूज करते हुए कैसे डेटा को इंसर्ट किया जाएगा। जैसा कि हम ए सेक्शन के अंदर सीख चुके हैं कि अगर हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें 4 एलिमेंट चाहिए, सर्वर का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम, जो यहाँ पर रिलेटेड दिया गया भी है। अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाए तो कनेक्शन सक्सेसफुली मैसेज आ जाए, अदरवाइज एरर आ जाए। और अगर हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाता है तो हम क्वेरी फायर करते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट का नाम, जो भी हमारा परसेंटेज और ग्रेड, और हमने वैल्यू दे दी। स्टूडेंट का नाम राकेश, परसेंटेज 86.45, ग्रेड और ए। और हमने इस क्वेरी को जैसे फायर किया तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन हमारी टेबल में जाकर स्टोर हो जाती है। तो आपको ये सिंपल सा एक कोड तैयार कर लेना है कि टेबल के अंदर किस तरह से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। जनरली हम जब भी माई एसक्यूएल में क्वेरी फायर करते हैं तो हम कनेक्ट मेथड का यूज करते हैं, क्वेरी मेथड का यूज करते हैं और उसके बाद में क्लोज मेथड का भी यूज करते हैं। आपको यहाँ क्लोज मेथड भी सिंपली दिखाई दे रहा है। जब भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो आपको सिंपल आउटपुट आ जाएगा, कनेक्शन सक्सेसफुली, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो एक छोटा सा क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिकल के हिसाब से जो पेपर के अंदर लगभग आया है, इसको हम इस तरीके से तैयार भी कर सकते हैं। तो इस सेक्शन बी में आपने कुल 10 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया। आप जानते हैं कि जैसा कि सभी प्रश्न हमारे लिए उपयोगी है, तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से तैयार करें, नोट करें, इनकी प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन सी, आपके साथ शेयर करूंगा ताकि हमारे इस पीएचपी सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेबसॉल्व टेक्नोसिस में। जैसा कि लास्ट क्लास में हम बीसीए फाइनल के ए सेक्शन और बी सेक्शन को सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बीसीए फाइनल के पीएचपी सब्जेक्ट के सेक्शन सी को सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि सेक्शन सी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इन 5 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आप अपने परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकें। सबसे पहला प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट इन पीएचपी। जैसा कि हम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के अंदर बेसिक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, वही कंसेप्ट पीएचपी के इस क्वेश्चन में भी दिया गया है। जैसा कि कंट्रोल फ्लो या कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ लैडर के नाम से भी जान सकते हैं। और इसी के साथ में हम स्विच, केस, ब्रेक और डिफ़ॉल्ट को भी यूज करते हैं। जहां तक इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये बताना है कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं। मीन्स किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं उन्हें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। प्रोग्राम में कंडीशन के हिसाब से स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जिस पर हम अलग अलग डिसीजन लगाते हैं। जैसे इफ़ का यूज़ करते हैं, हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते हैं और एल्स इफ लैडर का यूज़ भी हम अपने प्रोग्रामिंग में कर चुके हैं। जहाँ पर हम सबसे पहले अगर इफ़ का यूज़ करेंगे तो हम जानते हैं कि इफ़ में सिर्फ ट्रू कंडीशन को ही चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इफ के साथ में एल्स को लगाते हैं तो यहाँ पर हमें 2 ब्लॉक मिलते हैं। एक ब्लॉक का नाम होता है ट्रू और दूसरे का नाम होता है फॉल्स। मीन्स अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो स्टेटमेंट इफ का एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम एल्स के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर आपको इफ और एल्स से रिलेटेड 2 प्रोग्राम भी दिए गए हैं। आप इन दोनों प्रोग्राम को एक बार चेक कर सकते हैं। सिंपल एक प्रोग्राम दिया गया है कि $a = 5 और $b = 6। मीन्स $a इज लेस देन टू b। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट आ जाएगा a इज लेस देन, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ब्लैंक स्क्रीन आएगी। जहां तक कि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका आंसर आएगा a इज लेस देन टू b। आपको दिखाई भी दे रहा है a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6। इसी के साथ में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया इफ एल्स, जहां पर हम सिंपली मैक्स बिटवीन 2 के प्रोग्राम को बनाते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर एक वैल्यू 5 दे देता हूँ और दूसरी वैल्यू मैं 6 दे देता हूँ। यहाँ पर फिलहाल मैंने 5 ही रखा इक्वल। लेकिन अगर मैं कह दूँ
कि क्या $a इज लेस देन टू $b, कि क्या ए बी से छोटा है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ए इज लेस देन आ जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो बी इज लेस देन या ए इज नॉट लेस देन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपल मैक्स बिटवीन 2 का प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि थर्ड जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है वो दिया गया है स्विच स्टेटमेंट। इसे भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में जानते हैं, लेकिन इसमें हम मल्टीपल स्टेटमेंट को चेक करते हैं। स्विच के साथ में केस को यूज किया जाता है, ब्रेक को यूज किया जाता है और डिफॉल्ट को यूज किया जाता है। स्विच के अंदर जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं उसे केस से मैच करवाया जाता है, और अगर दोनों कंडीशन मैच हो जाती है तो दिया गया स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। और अगर कंडीशन कोई भी मैच नहीं हो रही तो हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर देते हैं। मीन्स स्विच स्टेटमेंट एक मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट भी एक सिलेक्शन स्टेटमेंट जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए विभिन्न पाथ को डिफाइन करता है। स्विच केस स्टेटमेंट में एक्सप्रेशंस होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ केस होते हैं। यहाँ पर हम केस को लेबल भी कह सकते हैं। जो केस उस एक्सप्रेशन या डिजाइन किए हुए वेरिएबल से मैच होते हैं तो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा, और अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट का स्टेटमेंट आउटपुट में प्रिंट कर देगा। यहाँ हम हर स्टेटमेंट के बाद में ब्रेक लगाते हैं। मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद में वो ब्लॉक एग्जिट हो जाए। हम यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम भी देख लेते हैं कि हमने एक $favorite color नाम से वेरिएबल लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि PHP में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डॉलर का यूज किया जाता है, और हमने वैल्यू दे दी रेड, और इस डॉलर वेरिएबल को और इस $favorite color को हमने स्विच में पास करवा दिया। अगर इसकी वैल्यू केस से मैच हो जाती है, जैसा कि रेड और रेड इफ बोथ आर सेम, तो आउटपुट आ जाएगा योर फेवरेट कलर इज रेड। ब्रेक का मतलब हो जाएगा एग्जिट फ्रॉम ब्लॉक। मींस यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने के बाद में ये सीधा ब्लॉक के बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ब्रेक का यूज ना करें, अगर आप यहाँ कमेंट लगा देते हैं, यहाँ पर भी आप कमेंट लगा देते हैं, तो अगर कंडीशन पहली सही हो रही है रेड, तो उसके बाद में ये स्टेटमेंट भी प्रिंट होगा और उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा स्विच के साथ में ब्रेक का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट अच्छे से तैयार करने हैं। पहला सिंपल इफ, फिर इफ एल्स और स्विच केस, और इससे रिलेटेड आपको उसकी थ्योरी तैयार कर लेनी है और उसके प्रोग्राम को भी तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है आपका एरे और उसके टाइप। मीन्स एरे क्या होता है और PHP में एरे कितने प्रकार का है। जैसा कि आप जानते हैं कि एरे एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है। एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एरे का यूज करते हैं। एरे की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। एरे में स्टेटमेंट या वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। सिंपली एरे PHP के अंदर 3 प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूमेरिक एरे, फिर आता है आपका एसोसिएटिव एरे, और तीसरा आता है आपका मल्टी डायमेंशन एरे या मल्टी वैल्यूड एरे। जैसा कि एज पर थ्योरी आप देख पा रहे हैं कि एरे के जरिए आप सेम टाइप की वैल्यू को एक ही वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। यह स्पेशल तरह का एक वेरिएबल होता है जिसमें एक टाइम में बहुत सारी वैल्यू को स्टोर करवाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि आपने 100 वेरिएबल में वैल्यू को डिफाइन करना है तो आपको एक एक करके वैल्यू को वेरिएबल में इंसर्ट करना पड़ेगा। वहीं एरे के जरिए आप 100 वैल्यू को बहुत ही आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। एरे एक विशेष प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जो फिक्स साइज का होता है और ये कलेक्शन ऑफ वैल्यू को स्टोर करके रखता है। मीन्स एरे में हम कितना भी डेटा आसानी से स्टोर और यूज कर सकते हैं। PHP में एरे को क्रिएट करने के लिए हम एरे फंक्शन का यूज करते हैं। PHP में एरे 3 प्रकार के हैं, जिसमें हम न्यूमेरिक एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशन एरे के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूमेरिक एरे के बारे में कि वे एरे जिनकी की वैल्यू का मतलब होता है इंडेक्स वैल्यू, कि वे एरे जिनकी इंडेक्स वैल्यू न्यूमेरिक होती है, जैसे 0, 1, 10, 11, उन्हें हमेशा न्यूमेरिक एरे कहा जाएगा। लेकिन ऐसे एरे जिनकी की वैल्यू या इंडेक्स वैल्यू एटलीस्ट एक या कोई भी स्ट्रिंग हो जाए उसे हम एसोसिएटिव एरे के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो एरे है वो है हमारा मल्टी डायमेंशन एरे, कि जब किसी एक एरे के अंदर दूसरे एरे को डिफाइन किया जाता है इसे मल्टी डायमेंशन एरे कहते हैं, जिसे आप नेस्टेड एरे के नाम से भी जान सकते हैं।
जैसा कि सबसे पहले हम देख रहे हैं न्यूमेरिक एरे कि इस एरे में आप नंबर, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट को स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन इंडेक्स हमेशा नंबर से ही शुरू होगा। एरे की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और हर एरे के एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। आप चाहो तो एरे की वैल्यू को डिफाइन भी कर सकते हो, जैसे अगर आपने यहाँ सिंपल स्टेटमेंट देखा है कि हमने एक $a लिया है और जैसा कि हम जानते हैं कि एरे को क्रिएट करने के लिए हम एरे फंक्शन का यूज करते हैं। हमने यहाँ पर 3 वैल्यू दे दी 10, 20 और 30 और एरे की वैल्यू को उसके इंडेक्स के साथ प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट अंडरस्कोर r फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर आप जो मेथड देख रहे हैं ये आपका प्रिंट अंडरस्कोर r, और जैसे आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे आपका आउटपुट आ जाएगा कि 0 इंडेक्स पे 10 स्टोर हो गया, 1 पे आपका 20 स्टोर हो गया और 2 पे आपका 30 स्टोर हो गया। मींस वे एरे जिनकी इंडेक्स वैल्यू को यहाँ पर आप आसानी से की वैल्यू भी कह सकते हो, न्यूमेरिक होती है, उसे हम न्यूमेरिक एरे के नाम से जानते हैं। सेकेंड एरे जो हमारा उसका नाम है एसोसिएटिव एरे। मीन्स एसोसिएटिव एरे भी न्यूमेरिक एरे की तरह होता है, लेकिन इनमें फर्क इतना ही है कि एसोसिएटिव एरे में इंडेक्स को अलग से डिफाइन किया जा सकता है। आप एरे के इंडेक्स को स्ट्रिंग में भी लिख सकते हो और इंडेक्स को डिफाइन करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, जैसा कि आपको सिंपली सिंबल दिखाई दे रहा है। इक्वल टू के साथ में जब आप ग्रेटर देन का यूज करेंगे इसका भी यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि आपने सिंपली देखा कि आपने जो पहले एरे का प्रोग्राम बनाया था उसमें आपने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी थी, लेकिन अब आप चाहते हैं कि हमारे एरे की जो इंडेक्स वैल्यू है, जो की वैल्यू है वो स्ट्रिंग हो, तो आपने दे दिया एरे रोल नंबर आपका यहाँ पर स्ट्रिंग है, नेम स्ट्रिंग है, वैल्यू चाहे न्यूमेरिक भी हो सकती है और वैल्यू चाहे स्ट्रिंग भी हो सकती है। हमें यहाँ पर की वैल्यू के बारे में ध्यान देना है और आप देख पा रहे हैं कि आपकी की वैल्यू क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। रोल नंबर 10, नेम राज, और उसके बाद में जैसा कि मैंने यहाँ पर 30 असाइन किया है तो इसकी इंडेक्स वैल्यू अपना आप क्या हो गई 0। आप चाहो तो यहाँ पर अगर 10 इक्वल टू 30 भी दो असाइन कर देते हो तो यहाँ पर आपके जो इंडेक्स वैल्यू 0 है वो क्या हो जाएगी 10 भी हो जाएगी। तो आपको सिंपली यहाँ पर डिफाइन करना है कि न्यूमेरिक एरे क्या होता है और एसोसिएटिव एरे क्या होता है। थर्ड पार्ट इसी एरे का जिसका नाम है मल्टी डायमेंशन एरे, कि जब किसी एक एरे में अनदर एरे को डिफाइन किया जाता है उसे हम मल्टी डायमेंशन एरे कहते हैं। इसे नेस्टेड एरे भी कहा जाता है। मीन्स मल्टी डायमेंशन एरे में 2 या 2 से अधिक एरे होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपने एरे फंक्शन बनाया है और आपने यहाँ पर पहला एरे असाइन किया है जिसमें आपने दे दिया नाम राज और क्लास 11, और फिर एक और एरे असाइन किया है नेम मोहन और क्लास 12। तो इसकी जो इंडेक्स वैल्यू वो होगी 0 और इसकी जो इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी 1। और जब आप प्रिंट अंडरस्कोर r में इस एरे को प्रिंट करोगे तो आप देख पा रहे हैं कि 0 इंडेक्स के ऊपर 2 वैल्यू है राज क्लास 11 और 1 इंडेक्स के ऊपर भी 2 वैल्यू है। तो जब किसी एक एरे में अनदर एरे को असाइन किया जाता है इसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशन एरे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार करें कि पहले एरे क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो पहले आप एरे की डेफिनेशन तैयार कर लें, एरे के रूल्स तैयार करें, फिर न्यूमेरिक एरे क्या होता है उसकी थ्योरी और उसका एग्जाम्पल तैयार करें, फिर एसोसिएटिव एरे क्या होता है उसकी थ्योरी उसके एग्जाम्पल को तैयार करें, और बाद में आप मल्टी डायमेंशन एरे को भी तैयार कर सकते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है PHP में एरे कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और जहां पर आपको दिखाई देगा कि आपको एक सिंपल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है। मीन्स यहाँ पर आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, होटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म, इस तरह का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। हम ये कह सकते हैं आपको यहाँ पर एक सिंपल इनपुट फॉर्म तैयार करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फॉर्म का यूज यूजर से वैल्यू लेने के लिए किया जाता है, और जब भी अपन फॉर्म को क्रिएट करते हैं तब हम बहुत से एलिमेंट जैसे टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, पासवर्ड टाइप, हिडन टाइप, रीसेट, फाइल अपलोडर, सबमिट बटन, इस तरह के एलिमेंट को यूज करते हैं। और इन एलिमेंट का यूज करते हुए हम अपना सिंपल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स जब HTML फॉर्म को क्रिएट किया जाता है तब उसे वैलिडेट भी कर सकते हैं, और वैलिडेट करने का मतलब यह है कि जो भी यूजर इस फॉर्म को फिल करेगा वो सही इन्फॉर्मेशन डाले। अगर यूजर से वैलिड इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है तो इसके लिए हमें नेम का ध्यान रखना है कि आपने नेम
में लेटर या वाइट स्पेस कितने लिए, यूजर नेम, ईमेल आईडी, यूआरएल, मोबाइल नंबर या जेंडर। मतलब आप इन एलिमेंट का यूज करते हुए अपना एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। और इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप लेबल का, टेक्स्ट बॉक्स का, रेडियो बटन का, ड्रॉप डाउन लिस्ट का, सबमिट बटन का और पासवर्ड टाइप का यूज कर सकते हो। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा जो आपको एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिकली तैयार कर लेना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, उसको एक बार रन करके देख लेना है कि हाँ आपको ये सभी एलिमेंट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ईमेल इन पीएचपी। यहाँ पर आपको एक मेल स्क्रिप्ट लिखनी है कि जब भी आप पीएचपी का एक फॉर्म तैयार कर लेते हो, जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में आपने देखा ही है कि आपने एक सिंपली फॉर्म क्रिएट कर लिया, लेकिन आप चाहते हो कि जब इस पे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं तो क्लिक करने पर ये डेटा मेरी ईमेल आईडी पे चला जाए, तो उसको बोलते हैं ईमेल स्क्रिप्ट। तो ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि आप ईमेल को सेंड कैसे करोगे और ईमेल को भेजने के लिए हम कौन कौन से मेथड या फंक्शन का यूज करेंगे, वो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। पीएचपी में मेल फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और पीएचपी के मेल फंक्शन का यूज प्लेन टेक्स्ट, एचटीएमएल या कुछ अटैचमेंट मैसेज को भेजने के लिए किया जाता है। जब भी आप पीएचपी में मेल फंक्शन का यूज करते हो तो वहां पर हम टू, जैसा कि आप सभी लोग सिंपल जीमेल, ईमेल चलाते ही हैं, तो आप वहां पर पैरामीटर यूज करते हैं टू, मतलब किसे मेल भेजना है, सब्जेक्ट, मैसेज, हेडर और उसके बाद में आप सीसी या बीसीसी का भी यूज कर सकते हो। तो टू का मतलब आपको पता है कि यहाँ पर ईमेल रिसीवर का एड्रेस लिखा जाएगा, सब्जेक्ट पे आपको ईमेल का क्या सब्जेक्ट देना है, मैसेज में आप क्या मैसेज देना चाहते हो, और इसी तरह हेडर्स में हम सीसी या बीसीसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सिंपली एक फॉर्म बनाया था और यहाँ पर आपको मेन ये जो हाईलाइटेड कोड है इसको तैयार कर लेना है कि आप इफ के साथ में पोस्ट मेथड का यूज करोगे और इज सेट मेथड का यूज करोगे कि इफ इज सेट $_पोस्ट। आप पोस्ट और गेट के बारे में पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि गेट मेथड क्या होता है और पोस्ट मेथड क्या होता है। किसी भी डेटा को सिक्योरली सर्वर पर या ईमेल पर भेजने के लिए हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं और अगर हम उस डिटेल को क्लाइंट साइड पे रखना चाहते हैं, हमारे ब्राउजर के एड्रेस बार में देखना चाहते हैं, तो हम गेट मेथड का यूज करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप ये लाइन तैयार कर लीजिए कि इफ इज सेट ब्रैकेट $_पोस्ट और ईमेल और फ्रॉम जो भी आपका ईमेल एड्रेस, जहां से भी आप ईमेल एड्रेस भेज रहे हो, टू ईमेल भेजना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट $पोस्ट और हेडर्स में हम फ्रॉम को एक्सेस कर लेते हैं। और जैसा कि आप मेल फंक्शन यहाँ पर लगाना है कि टू सब्जेक्ट कमेंट हेडर और बाद में आप मैसेज प्रिंट करा देंगे ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ये आपका एक सिंपली फॉर्म बन जाएगा जहां पर आपने एक बना दिया एंटर योर ईमेल आईडी और एंटर योर सब्जेक्ट और उसके बाद आपने दे दिया मैसेज के अंदर आपने टेक्स्ट एरिया को क्रिएट कर लिया और जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने पर और इस मेथड को यूज करने पर हमारा फॉर्म में फिल किया गया डेटा आसानी से हमारे ईमेल पर पहुंच जाएगा। तो आपको सिंपली एक फॉर्मल मेल स्क्रिप्ट को तैयार कर लेना है। आपको ये सिंपली मेल स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है। अगर आप पूरा क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाते हैं तो आप इस कोड को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपको एटलीस्ट कुछ नंबर पेपर में मिल जाए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको आप बहुत ही अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 5 और जो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, यह भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे कि हम PHP MySQL के साथ में 3 फेमस क्वेरी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट को कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हम लोग MySQL की क्वेरीज के बारे में जानते हैं जिसे डेटाबेस सब क्वेरी भी कहा जाता है, जिसे 3 कैटेगरी DDL, DML और DCL में कैटेगराइज किया गया है, जहां पर हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ड्रॉप, ट्रंकेट इस तरह की क्वेरी के साथ में प्रैक्टिकली अपने PHP फॉर्म के साथ में वर्किंग करते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि डेटाबेस के 3 फेमस ऑपरेशन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट को कैसे परफॉर्म किया जाएगा। तो इनके लिए जो सबसे पहला कॉमन कोड है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि डेटाबेस में कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए हम कनेक्ट मेथड का यूज करते हैं और वहां पर सर्वर का नाम, यूजर का नाम, पासवर्ड और डेटाबेस डिफाइन किया जाता है। अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है
तो उसके बाद में हम अपनी क्वेरी इंसर्ट का यूज किसी भी टेबल में डेटा को एंटर करवाने के लिए किया जाएगा। जब भी अपन टेबल के अंदर कोई डेटा एंटर करवा रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली हम इंसर्ट का यूज करेंगे। अपडेट का यूज अगर हम उस एंटर की गई वैल्यू को एडिट करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, तो अपडेट का यूज करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपडेट के साथ में सेट कीवर्ड का यूज किया जाता है। और अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिलीट का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले बताया गया इंसर्ट, जैसा कि आपको ये वर्क अपनी टेबल के साथ में करना है, तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं टेबल अंडरस्कोर इंसर्ट, नाम का आपने वेरिएबल डिफाइन किया और क्वेरी लिख दिया आपने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट आपकी टेबल का नाम है। क्या इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं? स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के परसेंटेज और स्टूडेंट की ग्रेड। और वैल्यूज आपने दे दी राकेश 86.45% और ग्रेड दे दी ए। जैसे ये क्वेरी परफॉर्म होगी तो आपके द्वारा इंसर्ट किया गया डेटा आपके इस फील्ड के ऊपर स्टोर हो जाएगा। सेकंड क्वेरी है आप डेटा को अपडेट कैसे करेंगे। अपडेट क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए आप सेट कीवर्ड का यूज करेंगे और आप लिख रहे हैं अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट नेम इक्वल टू मुकेश, परसेंटेज इक्वल टू 50.30 वेयर आईडी इक्वल टू 1 के जिसकी भी आईडी 1 है उसका नाम तो कर दिया जाए मुकेश और उसके परसेंटेज कर दिया जाए 50.30। लेकिन अगर आप किसी डेटा को हटाना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम डिलीट क्वेरी का यूज करते हैं, जहां पर हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 2। यहाँ पर आप आईडी को एज ए प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हो और इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी हम करवा सकते हैं ताकि हमें बार बार आईडी या सीरियल नंबर या रोल नंबर एंटर करने की जरूरत ना पड़े और हम सिर्फ अपने स्पेसिफाइड वैल्यू नेम, परसेंटेज और ग्रेड को ही इंसर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ये 3 क्वेरी तैयार कर लेनी है, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरी। अगर आप ये मेथड तैयार करते हैं तो दी बेस्ट है, अदरवाइज आप इन दिए गए मेथड से भी अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेन आपको इन 3 मेथड के कोड को याद कर लेना है, तैयार कर लेना है कि इंसर्ट क्या होगा, अपडेट क्या होगा और डिलीट क्या होगा, जैसा कि आपका स्क्रीन पे दिया हुआ भी है, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकली क्वेश्चन तैयार हो गया कि हाउ टू परफॉर्म इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट विद द PHP MySQL। तो ये 5 क्वेश्चन हमने सेक्शन सी के अंदर सॉल्व किए हैं। ये पांचों प्रश्न ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले मैं आपके साथ में सेक्शन ए और सेक्शन बी को भी सॉल्व कर चुका हूं, जहां पर हमने सेक्शन ए में 10 प्रश्नों को, सेक्शन बी में भी 10 प्रश्नों को और सेक्शन सी में भी हमने 5 प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन तैयार कर लिए जो आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी है। ये वो प्रश्न हैं जो लगभग बार बार हमारे पिछले प्रश्न पत्रों में आ चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो 2 लिंक भी शेयर कर रहा हूं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि नए सब्जेक्ट के नए वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। धन्यवाद।